सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास पास कर लिया है और 10th क्लास में आप लोगों की एंट्री हो चुकी है। और 10th क्लास का साइंस का आज का हम पहला चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। यानी कि हम सबसे पहले इस चैप्टर में ये चीज सीखेंगे कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कैसे होता है, और जब हम सीख लेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, उसके बाद हम सीखेंगे इसको लिखने का तरीका क्या है, यानी कि उसके इक्वेशंस बनाना सीखेंगे। मैं आप सभी का बड़ा भैया, सभी मुझे जानते हैं, विकास। और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले तो यही चीज कर लिया करो, क्योंकि आपकी क्लास का सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है। तो बिना देरी करे हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, यानी कि इस चैप्टर में है क्या। बेसिकली देखो, सबसे पहले हमने कहा ऐसा कोई भी चीज, ठीक है, जो समय के साथ साथ बदल रहा हो, जैसे पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस चेंज विद टाइम, समय के साथ साथ बदल रहा है। उसमें से कुछ केमिकल चेंज होते हैं, सॉरी कुछ फिजिकल चेंज होते हैं और कुछ केमिकल चेंज होते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे अपने अगल बगल क्या क्या चीजें बदलती रहती है ना, तभी तो हम सीख पाएंगे कि कौन सा फिजिकल चेंज हम कहेंगे और कौन सा केमिकल चेंज कह पाएंगे। तो फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक तरीके से, यानी कि अगर कोई भी चीज हमें देखने में लगे कि ये पहले कुछ और था और अब कुछ और बदल गया है, जैसे लोग बदल जाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे फिजिकल चेंज होता है। दो सब्सटेंस आफ्टर चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी कि बदल तो जाएगा, बट अगर हम उसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, केमिकली बात करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहें कि अगर कोई भी कैंडल है, क्या है बच्चों, कैंडल है, और वो कैंडल मेल्ट हो जा रहा है, पिघल जा रहा है, तो इसको हम फिजिकल चेंज करेंगे, ठीक है। चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल, यानी कि अगर हम सब्जी लें और उसकी कटिंग करें, क्या करें, कटिंग करें, तो भी हम क्या बोलेंगे, इसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। इसी तरीके से पानी का गर्म होना, पहले ये क्या था, कोल्ड था, यानी कि ठंडा बोले तो कूल, और उसके बाद ये क्या हो गया, हीट, हीट बोले तो ठंडा, हॉट बोल सकते हो इसकी जगह पे आप, ठीक है। हॉट मतलब कुछ और में समझ लेना। तो ये होते हैं हमारे फिजिकल चेंज जो ऐसे बदल जाते हैं लोगों की तरह, है ना। समझ गए। चलो कोई नहीं, केमिकल चेंज पे आते हैं, समझ गए हो तो। केमिकल चेंज की बात करते हैं। अब बदलेगा, इस बार भी इंसान की फितरत है बदलना, और बदलने को ही कहते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब देखते हैं केमिकल चेंज कैसे बदलता है। देखिए, केमिकल चेंज की बात करते हैं अपना। केमिकल चेंज बच्चों इस बार तो चेंज होगा in which the original substances lost their nature and identity to form new chemical substance। यानी कि इस बार जो पुराना वाला उसका नेचर रहेगा या उसकी आइडेंटिटी रहेगी वो बदल जाएगी और नए चीज में बन जाएगा, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। जैसे आपके दोस्त बदल जाते हैं ना, बस ऐसे ही। अब वो किसी और के दोस्त बन गए तो उसी तरीके हो सकता है। जैसे फर्मेंटेशन हो गया, ठीक है, और बर्निंग पेपर हो गया, रिपन हो गया, और फ्रूट। यानी कि एक एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जैसे अगर हमने फल की बात करा, जब वो कच्चा था तो कुछ और प्रॉपर्टीज थी उसकी, और जैसे ही वो पक गया वो कुछ और प्रॉपर्टीज हो गई। अब पकने के बाद दोबारा कच्चा तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा केमिकल चेंज होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। अगर इतना आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि कंटिन्यू आगे हम बढ़ते चले जाएं। अब आता है सबसे पहले कि अगर बात करें केमिकल रिएक्शन, बोले तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, कैसे हम पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। बात हुआ है क्या, नहीं हुआ, कैसे हुआ, वो सब बात की बात है। पहले देखो होता क्या है केमिकल रिएक्शन। देखो, अगर मान के चलो कोई भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर नया नया सब्सटेंस बन रहा है, क्या बच्चा है बन रहा है, नया नया सब्सटेंस बन रहा है, उनकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी और उनकी आइडेंटिटी भी अलग होगी। तो हमने कहा उनकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी, ठीक है। when one or more substances undergo a chemical change with the absorption or liberation of energy so as to form one of more new product, then the changes take place is collectively called chemical reaction। कहने का मतलब है आसान भाषा में, यदि एक या एक से अधिक मिलाकर कुछ नया बना लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, तो वहीं आप बोल दोगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है।
ठीक है, समझ गए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हमने कहा जिंक लीजिए और उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जैसे Zn लिया हमने और H2SO4 लिया, मिला देंगे तो ZnSO4 बनेगा, ठीक है, उसके साथ हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब आप देखोगे यहाँ पे ZnSO4 था लेकिन हमारे प्रीवियस में वो चीजें नहीं है, बाद में बन चुकी है। यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन गैस आ गई है, इसी को कहते हैं बदलना, ठीक है, इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब देखो हमने ये चीज तो समझ लिया कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ये चीज तो हम समझ गए, लेकिन हम उसको पहचानेंगे कि कैसे, कि केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो पहचानने का तरीका देखिए, सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि अगर उसमें गैस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। यदि गैस रिलीज हो रहा है एंड में या गैस एब्जॉर्ब हो रहा है तो उस समय हम क्या कह देंगे बच्चों कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि जब भी रिएक्शन कंप्लीट होगा, क्या होगा बच्चों, रिएक्शन कंप्लीट होगा और एंड में यदि प्रेसिपिटेट बन गया, क्या बन गया बच्चों, प्रेसिपिटेट बन गया, तब भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसी तरीके से यदि कलर में चेंज, जैसे पहले रेड कलर था कोई भी सब्सटेंस आपका और उसके बाद आपका येलो कलर हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों कि रिएक्शन हुआ है। ये सब पहचानने के तरीके होते हैं। टेम्परेचर में बदलाव होना, पहले कुछ टेम्परेचर था अब कुछ हो गया टेम्परेचर, तब भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। स्टेट का मतलब होता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है या फिर गैस है, यदि इनमें बदलाव हो रहा है तो भी हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पहचानने के तरीके तो सिर्फ इतने हैं बच्चों। लेकिन अगर मान के चलो टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है, तो उस समय पे दो सिचुएशन बनेंगे आपके साथ साथ। पहला रहेगा एक्सोथर्मिक और दूसरा रहेगा बच्चों एंडोथर्मिक। एक्सो का अगर मतलब समझे तो एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, यानी कि कोई भी चीज बाहर निकल जाना। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज हो उस समय हम क्या कहेंगे उसको कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रिएक्शन इन विच रिजल्ट इन राइज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर उसका बढ़ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे हमने CH4 लिया, मीथेन लिया और उसमें ऑक्सीजन मिला दिया तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उसके साथ में हीट बना। तो यदि ये प्रोडक्ट में बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, प्रोडक्ट में बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर हमको उसको तोड़ने के लिए हीट देना पड़े, जैसे यहाँ पे माइनस में लिखा हो या फिर यही हीट इसके ऊपर लिखा हो, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स ये मान सकते हो आप एंट्री, मतलब उसके अंदर देना पड़ रहा है। कभी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्शन हो गया, रिएक्शन होने के बाद अगर वो गर्म हो गया, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो समझ जाना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जिस रिएक्शन में अगर आपको हीट देनी पड़ रही है रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए, एनर्जी देनी पड़ रही है रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए, उस समय आपका वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। आगे देखिए, किसी भी चीज को बैलेंस करते कैसे हैं या फिर बैलेंस करना जरूरी क्यों है। देखो बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब समझो, हमारा जो इक्वेशन होता है वो दो पार्ट्स में बटा होता है। पहला ये जो होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्टेंट मीन्स जो आपस में एक दूसरे में रिएक्ट कर रहा है, और जो बना इस एरो के बाद जो भी चीजें आएंगी वो सब क्या रहेंगी, प्रोडक्ट रहेंगे। क्या रहेंगी बच्चों, प्रोडक्ट रहेंगी। यानी कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और जो बनाते हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं। अब रूल ये है कि नियम ये है कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये चीज आपने सुना है, जिसकी वजह से जितना हमने रिएक्टेंट शुरू में लिया और जो हमारा प्रोडक्ट बना वो दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और अगर इक्वल नहीं है तो ये समझ लेना कि वो अनबैलेंस रिएक्शन है। कैसा है बच्चों, अनबैलेंस रिएक्शन है। अगर अनबैलेंस है यानी कि इक्वल नहीं है, और बैलेंस हो गया यानी कि इक्वल है। मैक्सिमम याद रखना, आप सॉल्यूशन तभी कर सकते हो एक क्वेश्चन होगा जब वो बैलेंस हो। तो कभी कभी अनबैलेंस की जगह पे स्केलेटल केमिकल रिएक्शन भी आता है, देख लेना। बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में समझिए। सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा बच्चों, बॉक्स बना लीजिएगा। और इस तरीके से आपको एक तरफ लिख देना है यहाँ पे एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट हो गया आपका बच्चों, और ये हो गया आपका रिएक्टेंट, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बॉक्स बनाने के बाद जितनी चीजें हैं रिएक्टेंट में उन सबका नाम लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास क्या क्या चीज है।
सबसे पहले हमारे पास है कार्बन, तो पहला क्या हो गया बच्चों कार्बन। दूसरा हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, तो दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन। तीसरा क्या है ऑक्सीजन, तो तीसरा हमने क्या ले लिया ऑक्सीजन ले लिया। इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि जो चीजें आपके रिएक्टेंट में रहेंगी वही चीजें आपके प्रोडक्ट में भी रहेंगी। अब हमने कहा कि हमने तीनों के नाम लिख दीजिए। अब चेक करो कि कितने यहाँ पे कार्बन है। कार्बन यहाँ पे देखो कितने 3, तो हमने कितना लिख दिया रिएक्टेंट में कितने कार्बन है 3। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कार्बन देखा तो यहाँ पे कितना है सिर्फ 1, तो 1 लिख दो। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 8 है, 8 है, और यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ कितना है 2 है, ये रहा। उसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ पे भी कितना है 2 और 1 3 है। तो इधर हमने कर दिया 3 और इधर हमने कर दिया 2। तो देखोगे कि ना ये बराबर है, ना ये बराबर है, ना ये बराबर है, कोई भी चीज बराबर नहीं है। तो सबसे पहले बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, आप देखो कौन सा कितना ज्यादा कम पड़ रहा है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या आई, सबसे पहले जो हम नोटिस कर रहे थे वो नोटिस हमें दिखा कि यहाँ तो कार्बन 3 है लेकिन यहाँ 1 ही है, तो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका 3 का। याद रखना जो भी चीजें मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आगे आएगा पीछे नहीं लिखा जाएगा। तो हमने कहा C3H8 था प्लस में O2 था और ये हमारा CO2 प्लस में H2O था। हमने प्रोडक्ट में 3 का मल्टीप्लाई करा है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट में 3 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बराबर हो गया। बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन अभी बराबर नहीं हुआ लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे बढ़ गई। देखो 3 2 जा 6 हो गई और 1 7 हो गई। अब वाले केस में यहाँ पे कितना आ गया 7। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में देखोगे तो कितना है सिर्फ अभी 2 है। अब 2 और 7 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 8 है, यहाँ पे कितना 2 है। अगर मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 8 हो जाएगा। तो मैंने कहा चलिए भाई 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करा, प्रोडक्ट में किया है, याद रखना ये बात। तो हमारा C3H8 प्लस में O2 और ये 3CO2 हो गया था प्लस में H2O हो गया, लेकिन जो हमने मल्टीप्लाई करा है बच्चों 4 का, वो 4 यहाँ पे लग जाएगा। अब ध्यान से देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बराबर हो गया है, कार्बन भी बराबर हो गया, लेकिन अभी ऑक्सीजन बराबर नहीं है। ऑक्सीजन की काउंटिंग करने के लिए फिर से एक क्या बनाइए चेक बॉक्स, आखिरी में एक फिर से चेक बॉक्स बना लीजिए। चेक बॉक्स में आपको क्या करना है, फिर से वही सारी चीजें लिख दीजिए जो जो चीजें थी आपके पास। पहला एलिमेंट हो गया कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे आपका हो गया रिएक्टेंट और यहाँ पे हो गया आपका प्रोडक्ट। उसके बाद हमने कहा कितनी कितनी चीजें हैं चेक करिए। यहाँ पे देखोगे आप 3 हो गए हैं, ठीक है, तो 3 लिख लीजिए। ऐसे ही अगर आप इसमें देखोगे तो इधर भी 3 हो गए, तो ये तो भाई पहले से ही बराबर हो गया, इस पे टिक लगा दीजिए। हाइड्रोजन की काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे 8 है, किसमें रिएक्टेंट में 8 है, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो 4 2 जा 8, ये भी 8 हो गया। तो ये भी क्या हो गया बच्चों इक्वल हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ 2 है और यहाँ पे देखेंगे तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे कितना है 4, 6 और 4 10, तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 10 और यहाँ पे हो गया 2। तो अगर मैं यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 10 हो जाएगा। तो हमने कहा जो हमारा फाइनल आंसर बना वो C3H8 रिएक्टेंट में हमने किसका मल्टीप्लाई करा है 5 का, तो 5O2 और ये एरो लगा के हमने लगाया 3CO2 प्लस में 4H2O। अब अगर आप इसको मिलाइए इस वाले से तो यही चीज बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं बैलेंस करना। तो बैलेंसिंग इस तरीके से होती है, आपको एक बार पहला एलिमेंट चेक करना है फिर इसको चेक बॉक्स कर लेना है, बैलेंस हो जाएगा। ये पेपर में आता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं। भाई यही मेन है। सबसे पहला आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें कंबाइन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें टूटेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें वो अपनी जगह चेंज करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें वो 2 बार अपनी जगह चेंज करेगा, और फाइनल आता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिसको कंबाइन हो गए हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो एक एक करके बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन कैसे कैसे होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब समझिए सबसे आसान तरीके से। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन। क्या मतलब होता है भाई कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है ऐड। क्या मतलब होता है ऐड। ऐड का मतलब जोड़ दीजिए। जैसे कि एक कोई एलिमेंट था या फिर एक कोई कंपाउंड था और दूसरा एक कोई कंपाउंड था, दोनों को मिला दिया गया तो एक नया कंपाउंड बन गया AB। ये हमारा हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे 2Na था और ये जो S में लिखा है इसका मतलब सॉलिड होता है और Cl2 उसमें मिला दिया गया, तो देखो दोनों मिला जुला कर क्या बन गए 2NaCl बन गया। यहाँ पे देखो एक एलिमेंट ये था एक एलिमेंट ये था, बोले तो
मैं एलिमेंट तो नहीं कह सकते, इसको कंपाउंड कह सकते हैं। कंपाउंड ये है, दोनों को मिला दिया गया तो 2MgO बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कि कैसे कंबाइन करते हैं। अगला देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या देखेंगे हम, कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरा डिकम्पोजिशन है। तो यानी कि डिकम्पोजिशन में हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे देखिए, सिंपल सादा रिएक्शन, डिकम्पोज करना। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक, ब्रेक यानी कि तोड़ना। अब तोड़ रहे हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट है, उसको तोड़ के अलग अलग पार्ट्स में बांट रहे हैं, उसी को हम क्या बोल दिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एक कोई कंपाउंड था ए बी, उसको तोड़ा तो एक ए बना और एक क्या बना, बी बना, तो उसी को हमने बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने कहा H2CO3 था, क्या है बच्चों, H2CO3 है, उसको हमने हीट देके कैसे भी करके तोड़ा, तो वो क्या बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। ऐसे ही हमने CaCO3 लिया और उसको तोड़ा तो CaO बना और CO2 बना, दो अलग अलग एलिमेंट बने। लेकिन कभी कभी दो से अधिक भी बन जाते हैं, जैसे 2FeSO4 था, उसको जब हमने ब्रेक करा तो Fe2O3 बना, SO2 बना और SO3 बना। यानी कि डिकम्पोजिशन का मतलब सीधा सीधा आपको समझना है कि एक एलिमेंट है या कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, कुछ भी है एक, वो टूट के ढेर सारे बना ले तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपना डिकम्पोजिशन। एलिमेंट नहीं बोल सकते, एलिमेंट तो टूटेगा ही नहीं, सिंगल पीस है, ठीक है, सिंगल पसली मत बोल देना, सिंगल पीस है वो। अगला देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेस हो रहा है पूरा, ठीक है, कैसे डिस्प्लेस होगा देखते हैं। डिस्प्लेस करने के लिए दो लोग तो होने चाहिए, तो कोई मजबूत है बेचारा, कोई है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि आप किसी के साथ थे है नहीं, आप किसी के साथ थे और आप लोगों की दोस्ती, दोनों की दोस्ती बहुत तगड़ी वाली थी, लेकिन अचानक से एक नए आदमी की या नए दो इंसान की या नए बच्चे की एंट्री होती है और वो आपकी दोस्ती को तुड़वा के आपका दोस्त छीन लेता है हमेशा के लिए, तो उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और आप रह जाते हो अकेले। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि एक ए और बी दो लोग थे, अपना दोस्त थे, एक तीसरा सी आया और सी ने क्या करा, इस पे अटैक करा और ए की और बी की दोस्ती तुड़वा ली और ये सी भी अपना दोस्त बन गया और ए अपना अलग रह गया। जैसे Cl2 था और NaBr था, क्या था, Cl2 और 2NaBr था, ये Cl गया इस पे अटैक करा और Cl ने तोड़ दिया और ये बन गया NaCl बन गया और Br को बेचारे को अकेले छोड़ दिया गया। ऐसे ही Cu था और AgNO3 था, अब उसको जब ब्रेक डाउन करा, मतलब ये जाके यहाँ पे अटैक करा, तो ये Ag तो अलग रह गया बेचारा अलग अकेले और CuNO3 होल ट्वाइस ये बन गए एक। अब एक बात याद रखना, जो अभी मैंने आपको बताया कि आपके दोस्त को कोई और छीन के लेके चला गया, वो तभी छीन पाएगा आपके दोस्त को जब वो आपसे ज्यादा कैपेबल होगा, आपसे ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि हर कोई बेटर डिजर्व करता है, जैसी जिसको बेटर मिलेगा वो पुराने को छोड़ देता है। सेम यहाँ पे भी एक चीज है कि अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव वाला आया, कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आया, तो वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को तोड़ के वहां से भगा देगा और उसकी जगह अपना लेगा, जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज में होता है। लेकिन बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट में अदला बदली होती है। हमने कहा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में दो लोग हैं अलग दोस्त और दो लोग हैं अलग दोस्त। इस टीम का एक दोस्त आया इसके पास और इस टीम का दोस्त गया इसके पास और इन दोनों की अलग दोस्ती बन गई, इन दोनों की अलग दोस्ती बन गई। समझने के लिए ये मान सकते हो। तो एक ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसे टाइप का रिएक्शन है जिसके अंदर इन विच टू रिएक्टेंट एक्सचेंज आयन टू जनरेट टू न्यू मॉलिक्यूल्स। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे हमने कहा ए बी था और सी डी था, इन लोगों ने आपस में क्या थी, दोस्ती थी। अब ये वाला ए इधर चला गया और ये इधर से सी इधर आ गया, तो कहने का मतलब ए डी दोस्त बन गए आपस में और बी सी आपस में दोस्त बन गए। गलत नहीं जाते। उसके बाद देखो एग्जाम्पल में Na था और HCO3 था और यहाँ पे CH3COOH था। जब यहाँ पे अदला बदली हुई तो यहाँ देखोगे H2CO3 के साथ बना लिया, H2 ने CO3 के साथ बना लिया और NHCO3 एक साथ हो गए। यहां से आपका H गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Na2SO4 था और BaCl2 था। यह एग्जाम्पल और अच्छे से समझ में आएगा। Na को एक मान लो और SO4 को एक मान लो, Ba को एक मान लो और Cl2 को एक मान लो। जब ये लोगों ने अपना अदला बदली करा तो Na वाला चला गया इसके साथ, सॉरी इसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा,
क्योंकि पहला एलिमेंट होता है, दूसरा पहला मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है, ये इसके साथ जाएगा तो BaSO4 बनाएगा और NaCl बनाएगा। अब बोला गया कि एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो पानी में घुलता ही नहीं। इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम एक नाम से मानते हैं, उस नाम को कहते हैं हम प्रेसिपिटेट। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रेसिपिटेट बेसिकली होता क्या है, तो ये एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस होता है, रिएक्शन के बाद बन जाता है, पानी के अंदर घुलता नहीं है। और इस प्रोसेस को अगर मान के चलिए प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चों? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। समझ में आई बात? तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। उसके बाद लास्ट देखिए, आपका लास्ट आता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में मैंने दो चीजें बताया था कि एक होगा हमारा ऑक्सीडेशन एंड दूसरा जो हमारा होगा वो होगा रिडक्शन। तो एक हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, दूसरा हो गया रिडक्शन। जैसे कि एग्जांपल में Cu था और O2 था, अगर देखोगे आगे तो CuO बन गया, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो ऑक्सीडेशन चला गया। अगर मान के चलिए हाइड्रोजन गैस पास किया जाए, दिस हीटेड मटेरियल द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन। एग्जाम्पल के तौर पे Cu था, O था, उसमें H2 मिलाया गया तो Cu अलग हो गया और H2O अलग हो गया। इस केस में देखोगे तो Cu के पास पहले O था, O छिन गया यानी कि रिडक्शन हो गया, और H2 था, H2 से H2O बन गया यानी कि उसको क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अब ये वाली लाइन समझिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब है क्या, हो क्या रहा है। अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, जैसे कि इस हाइड्रोजन वाले केस में देखोगे H2 था और क्या बन गया? H2O था। तो अगर ऑक्सीजन गेन होगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडाइज हो गया, और इसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, जैसे इस वाले Cu वाले केस में हुआ, CuO था लेकिन यहाँ पे बचा क्या? सिर्फ Cu बचा। तो इस केस को हम बोलेंगे कि ये रिड्यूस हो गया बेचारा, यानी कि रिडक्शन हो गया, उसका ऑक्सीजन छिन गया। ठीक है। इसी में एक और बात याद रखना कि अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो इसी के साथ साथ एक और लाइन आती है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर इसमें देखोगे ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे अगर देखोगे तो लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो यहाँ होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कब ऑक्सीडेशन होगा और कब रिडक्शन होगा। बाद हम देखेंगे कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कोरोजन कोरोड हो रहा गया है, खराब हो गया है चीज, जंग लगी है, रस्टिंग वगैरह हो गया। तो इसी में हम आते हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन को देखिए, कोई भी मान के चलिए आयरन आर्टिकल है, वो चमकदार है जब नया नया रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, खराब होने लग जाता है जब हम उसको बाहर खुले में छोड़ देते हैं समय के साथ साथ। इसी को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लग जाना। जैसे आपने आयरन देखा, उसमें ब्राउनिश कलर का जंग लग जाता है, धीरे धीरे सड़ने लग जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है। अब मान के चलिए कोई भी मेटल है, अगर उस पर कोई भी सब्सटेंस अटैक कर रहा है, जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, ऐसा कुछ चीज हो रहा है, इट इज सेड टू बी कोरोड, तो हम उसको बोलेंगे कि वो खराब हो रहा है, कोरोड हो रहा है। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और उसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहेंगे। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जैसे सिल्वर होती है चांदी, चांदी पे काला काला कलर का धब्बा आ जाता है, एंड द ग्रीन कलर का भी कभी कभी हो जाता है। कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, यानी कि अगर हम कॉपर के ऊपर कोई भी चीज आ जाए, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का, खराब होने लग जाए, तो उस सबको हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन से बचने के लिए, जैसे अगर आपको लोहे को बचा के रखना है, बोले तो आयरन को बचा के रखना है, तो उसको पेंट कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है, करा सकते हो, अलॉइंग करा सकते हो, मतलब मिक्सर करा सकते हो, और ग्रीजिंग करा सकते हो। तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती हैं। अगर इनमें से कोई सा भी प्रोसेस किया जाए तो कोरोजन से उस मेटल को, उस चीज को बचाया जा सकता है। इसी के साथ साथ अब आती है एक लास्ट टर्म अपने इस चैप्टर का, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? सुनिए, कभी कभी बहुत सारी चीजें होती है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। रेंसिडिटी कैन अकर इन वेराइटी ऑफ प्लेस इन आवर डेली लाइफ। हमारे जिंदगी में बहुत बार हमने देखा है खराब होते चीजों को, ठीक है, ऑयली चीजों को खराब होते वो देखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बटर इज लेफ्ट आउट इन एन ओपन एटमोस्फेयर, मान के चलिए
मक्खन को आपने खुले हुए एटमॉस्फेयर में रख दिया, धीरे धीरे उसका स्मेल और टेस्ट खराब होने लग जाता है, बदल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इंक्लूड विटामिन इन फूड दैट आर डिग्रेडेड रिजल्टिंग इन अ डिमिनिश इन न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि एक तरीके से इस तरीके से खराब हो जाएगा कि उसका न्यूट्रिशन का वैल्यू भी डाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल और अगर हम इसको अच्छे से समझें तो हम कह सकते हैं कि उसको बचाने के लिए जितने भी ऑयली चीज होते हैं, फैट चीज होते हैं, ये सब धीरे धीरे जब खराब होने लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बिकम रेंसिड एंड लॉस देयर स्मेल टेस्ट व्हेन दे ऑक्सीडाइज, जब भी ये ऑक्सीडाइज होंगे तो खराब होंगे, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे BHT हो गया, BHA हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन सी हो गया। टिपिकली एडिड टू फूड कंटेन फैट एंड ऑयल, ऐसे फूड जिसके अंदर फैट और ऑयल दोनों चीजें होती है या दोनों में से कुछ होती हैं, वो अगर खराब होने लायक रहे तो उसमें ये चीजें हम ऐड करते हैं ताकि प्रिजर्व रहे। वी कैन ऑल्सो स्लो फूड ऑक्सीडेशन बाय स्टोरिंग इन एन एयर टाइटली कंटेनर, या तो हम उसको इस तरीके से पैक कर दें कि उसमें हवा भी पास ना हो सके तो वो टिक सकती है, वरना जैसे ही मॉइस्चर वगैरह से रिलेट करेगा उसकी स्मेल खराब हो जाएगी, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू खराब हो जाएगा और वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। इस चैप्टर में तो भाई इतना था, लेकिन इस चैप्टर के लिए क्वेश्चंस देख लो जो आपके पेपर में आते हैं, आप लोगों को उसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और एक क्वेश्चन लास्ट आपको देख लीजिए, दो और, तो ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो ये पेपर में इस तरीके से पूछे जाते हैं और आशा करता हूं कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा, और आ गया तो वेरी गुड। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो जल्दी जल्दी आ रही है और भी आ चुकी है, प्लेलिस्ट बन रखा है, जाइए चैनल पे और वीडियोस देखिए अपनी क्लास के सभी सब्जेक्ट का। और आप सभी को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।